अगर आपको भी लगता है कि बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस बस डिपॉजिट लेने ना लेने का है तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले 25 सालों में इंडिया के 80% एनबीएफसीज क्यों गायब हो गए, एनबीएफसीज बैंक से फास्ट क्यों ग्रो करते हैं और उसके बाद भी बैंक्स एनबीएफसी जैसा ऑपरेट क्यों नहीं करते, ये सब हम जानने वाले हैं आज हमारे इस बैंक एंड एनबीएफसी सीरीज के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में। और मैं आपको आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ के पकाने नहीं वाला, रेदर प्रैक्टिकली इन बिजनेस सेंस एनबीएफसी कैसे ऑपरेट करती है एंड कैसे बैंक से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती है वो बताने वाला हूं। एंड जस्ट लाइक द पार्ट 1, आई प्रॉमिस दिस वीडियो विल आल्सो बी लोडेड विद अ टन ऑफ इंफॉर्मेशन। 1980 से 1996 के बीच में इंडिया में एनबीएफसीज अंधाधुंध ग्रो कर रहे थे। 1980 में इंडिया में 7,000 के आसपास एनबीएफसीज थे जो कि बढ़ के 1996 तक 52,000 के आसपास पहुंच गए थे। पता है क्यों? क्योंकि तब एनबीएफसीज पब्लिक से डिपॉजिट ले पाते थे और फिर बिना टाइटर रेगुलेशंस एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी से जो होना होता है वही हुआ। ड्यूरिंग 1992 एंड 1996 मल्टीपल स्कैम्स टुक प्लेस, जिनमें से एक बड़ा स्कैम था सीए चैन रूप भंसाली के द्वारा किया गया 1200 करोड़ का सीआरबी स्कैम, जो कि उसने दो कंपनीज सीआरबी कैपिटल मार्केट्स एंड सीआरबी म्यूचुअल फंड के थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट रेस करके एनबीएफसी रेगुलेशंस के लूफोल्स के सहारे किया था। और उसके बाद आरबीआई गॉट इनटू एक्शन एंड डिस्करेज द एनबीएफसीज फ्रॉम टेकिंग पब्लिक डिपॉजिट्स बाय ब्रिंगिंग इन अ टन ऑफ सुपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। पहले जो ये चीप मनी से इजी बिजनेस कर लेते थे, उनका इन रेगुलेशंस के बाद कमर टूटने लगी एंड डूइंग ए एनबीएफसी बिजनेस हैड बिकम सो हार्ड दैट 1996 में जो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एनबीएफसीज 52,000 चली गई थी, वो आज के डेट में 10,000 से भी कम हो गई है। इवन 2023 में भी 93 एनबीएफसीज ने आरबीआई को अपना लाइसेंस रिटर्न कर दिया। 1997 से आरबीआई ने किसी नए एनबीएफसी को डिपॉजिट लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन जो तब के बड़े एनबीएफसीज थे लाइक बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस एक्सेट्रा, उनसे वो लाइसेंस छीना नहीं गया एंड वो आज भी पब्लिक से डिपॉजिट ले पाते हैं, कासा के फॉर्म में नहीं, टर्म डिपॉजिट्स यानी आरडी एंड एफडी के फॉर्म में। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जानते हैं कि अगर एनबीएफसीज डिपॉजिट नहीं ले पाते हैं तो ये अपना रॉ मटेरियल लाती कहां से। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक बैंक के 3 सोर्सेस ऑफ फंड्स होते हैं। सिमिलरली एनबीएफसीज के भी 3 ही होते हैं, जस्ट वो जो डिपॉजिट वाला सोर्स है वो चेंज होके इस केस में मनी फ्रॉम बैंक्स हो जाता है। एनबीएफसीज बैंक से ही अपना मेजर पैसा उठाती है, ऑलमोस्ट 40-45% तक सोर्स ऑफ फंड या बोरोइंग्स बैंक से आते हैं। देन ऑफ कोर्स दे आल्सो रेज मनी फ्रॉम मनी मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज बोरोइंग्स एंड उनके खुद के इक्विटी के कैपिटल तो होती ही है। ये सोर्स ऑफ फंड साइड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, बट ऑपरेटिंग बिजनेस में एनबीएफसीज एंड बैंक्स ड्रास्टिकली डिफरेंट होते हैं। एक बैंक को अपने कस्टमर को दुनिया भर के सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं। सेविंग्स अकाउंट दो, डेबिट कार्ड दो, जगह जगह पे एटीएम मशीन बिठाओ, नेट बैंकिंग फैसिलिटीज दो, यूपीआई, व्हाट्सएप और भी पता नहीं क्या क्या। एंड दीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी सर्विसेज। क्या आप किसी ऐसे बैंक में अपना पैसा रखना पसंद करोगे जो कि आपको एटीएम देती है बट यूपीआई नहीं देती, या जो आपको नेट बैंकिंग नहीं देगी? यू वोंट, राइट? बिकॉज दीज आर रियली रियली नेसेसरी थिंग्स। और इतना ही नहीं, बैंक को अपने ब्रांचेस भी अच्छे से बनवाने पड़ते हैं। अच्छे बिल्डिंग लो, अच्छे लोकेशन पे लो, एसी लगवाओ, अच्छे एम्प्लॉइज हायर करो, कस्टमर सिटिंग स्पेस, मैनेजर्स कैबिनेट एंड ऑल भी 50 चीजें। क्योंकि कस्टमर्स डिपॉजिट लोएस्ट कॉस्ट सोर्स ऑफ फंड होते हैं, तो आपके इस लो कॉस्ट डिपॉजिट पाने के चक्कर में बैंक को ये दुनिया भर के खर्चे करने पड़ते हैं और इसीलिए बैंक का ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत हाई होता है। जबकि एनबीएफसीज का क्या है, वो तो पीछे 2 लॉकर लगवाते हैं, आगे 2 चेयर और एक टेबल लगा के अपना ब्रांच स्टार्ट कर देते हैं। ना ही उसको आपको 17 तरह के इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और इस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं, जिसके वजह से उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लो होता है। और बैंक एंड एनबीएफसी में ये डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि कस्टमर के पर्पस डिफरेंट है। बैंक में आप आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा रखने जाते हो तो आप ऑब्वियसली चूजी तो होंगे। आप देखोगे कि जिसके पास पैसा रख रहे हो वो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है ना, या ऐसा तो नहीं कि आगे चल के वो पैसा लेके भाग गया। जबकि एनबीएफसीज बस पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का यानी लोन देने का काम करती है, पैसा डिपॉजिट रखने का नहीं। और स्पेशली वो उन सेगमेंट को लोन देती है जिनका क्रेडिट वर्दीनेस कम होता है। आई मीन अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉय हो तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है, तो बैंक्स आपको आसानी से लोन दे देगी। लेकिन अगर आप किसी से साड़ी के दुकान में एम्प्लॉय हो तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस उतना है ही नहीं, बैंक आपको लोन देना ही नहीं चाहेगी। तो ऐसे लोग जिनका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं होता है, एनबीएफसीज उन्हीं को लोन बांटती है। और ऑब्वियसली अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है और एनबीएफसी बोल रही है कि वो आपको लोन दे सकती है,
तो थोड़े ही आप देखने जाओगे कि एसी है या नहीं है, आप तो बोलोगे कि भाई थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज व्हाई द ऑपरेशन कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द एनबीएफसीज आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन द बैंक्स। बट यार अगर किसी का क्रेडिट वर्दीनेस कम है और बैंक उसको लोन नहीं दे रही है, तो क्या वो बंदा आगे चल के एनबीएफसी के पैसों का एनपीए नहीं कर बैठेगा? वेल थियोरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली नॉट रियली। एनबीएफसीज किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करती है, एक या दो सेगमेंट को टारगेट करती है और किसी लोकेलिटी के एकदम अंदर तक घुस जाती है बाय ब्रांच एक्सपांशन। जैसे कि अगर हम हमारे साड़ी के दुकान के एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं, तो एनबीएफसी के ब्रांच मोस्ट प्रोबेबली उसके लोकेलिटी में भी होगा एंड दे नो कि उस लोकेलिटी में साड़ी का बिजनेस चल कैसा रहा है आज के डेट में। और एनबीएफसी के एम्प्लॉयज जो होते हैं, दे ऑल्सो स्पेंड टाइम विद दैट पोटेंशियल कस्टमर टू फिगर आउट वेदर दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ रिटर्निंग द मनी और नॉट। और ये वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो एक या दो सेगमेंट को ही टारगेट करते हैं और जिसको भी टारगेट करते हैं बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं, उस सेगमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मुथूट फाइनेंस आप देखोगे तो वो सिर्फ गोल्ड लोन करती है, चोलामंडलम सिर्फ व्हीकल फाइनेंस करती है, बजाज फाइनेंस वैसे ही एस्पायरिंग मिडिल क्लास को टारगेट करती है। तो उनके पास डेटा एंड एक्सपीरियंस दोनों होते हैं, बोथ in that segment and as well as in that locality. That helps the NBFCs to evaluate the creditworthiness of someone who do not have any kind of document or other resources to prove his creditworthiness. NBFCs has to focus on only one or two segments. Basically subject matter expert होते हैं और उस particular segment के जितने सारे possible products हो सकते हैं वो सारे लेके आ जाते हैं। जबकि बैंक्स के प्रोडक्ट आप देखोगे तो वो डेप्थ पे नहीं जाती, बट वो हॉराइजॉन्टली एक्सपांड कर लेती है। मतलब वो अपने कस्टमर को इंश्योरेंस भी बेचना चाहेगी, वो ब्रोकर भी बनना चाहेगी, वो इन्वेस्टमेंट भी करवाना चाहती है, वगैरह वगैरह। बेसिकली बैंक एक ही कस्टमर को अलग अलग चीजें बेचना चाहती है, बट एनबीएफसीज एक ही चीज को बार बार बेचना चाहती है। लाइक बजाज फाइनेंस ने एक बार आपको टीवी के लिए फाइनेंस कर दिया, तो अगली बार ये इंस्टॉलमेंट खत्म होते ही वो चाहेगा कि आपको वो बड़ी टीवी के लिए फाइनेंस करे या फिर आईफोन लेने के लिए फाइनेंस करे। चोलामंडलम से आपने एक बार व्हीकल फाइनेंसिंग करवा ली, तो उसको पता है कि नेक्स्ट व्हीकल खरीदने के लिए भी आप उसके पास ही आओगे। सो सेम कस्टमर को सेम सेगमेंट का प्रोडक्ट बार बार बेचना वर्सेस एक कस्टमर को अलग अलग चीजें बेचना, ये डिफरेंस हो जाता है एनबीएफसी और बैंक के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में। पार्ट 1 में जो हमने देखा था कि बैंक्स का पैसा सीआरआर और एसएलआर में ब्लॉक हो जाता है ऑलमोस्ट 22% तक, एनबीएफसीज को आरबीआई मैंडेट नहीं करती है कि वो सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करे। हाउएवर उसको बैंक की तरह ही सीएआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ती है, वो भी 15% तक मिनिमम, और एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है जिसको हम एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बोलते हैं। ये आरबीआई 2019 में ही लेके आई थी, विच सेज कि एनबीएफसीज को अपने अगले 30 दिन तक जो एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो है उसको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। नाउ क्योंकि सीआरआर और एसएलआर में पैसा ब्लॉक नहीं होता है एनबीएफसी का और उनके ब्रांच एक्सपांशन या डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एनबीएफसी बैंक्स के मुकाबले काफी फास्ट ग्रो करते हैं। ऑल्सो पर ब्रांच ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम होने की वजह से एंड लेस क्रेडिट वर्दी लोगों को लोन देते हैं, तो थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट पे भी लोन देते हैं, उसके वजह से एनबीएफसी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। ऑब्वियसली एनपीएस हाई रहते हैं, बट ग्रोथ एंड प्रॉफिट दोनों में एनबीएफसी बैंक से बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। आप देखोगे तो एचडीएफसी का आरओए मुश्किल से 2% का है, बट बजाज फाइनेंस का आरओए ऑलमोस्ट 4.5% तक का होता है। मतलब डबल से भी ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं अपने एसेट्स पे एनबीएफसीज। अब एक सवाल आता है इधर, अगर एनबीएफसीज को इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और उनके प्रॉफिट्स भी ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, ग्रोथ हाई है, तो ये बैंक्स अपना बिजनेस बंद करके एनबीएफसी क्यों नहीं बन जाती है? वेल, अगर हम सही से देखेंगे तो पाएंगे कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज एक्चुअली में एक दूसरे से कंपीट करते ही नहीं है। बैंक्स वैसे भी उन कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाती जिनको एनबीएफसी लोन दे रही है, और एनबीएफसी जब उनको लोन दे रही है तब पीछे से पैसा भी तो बैंक से ही उठा रही है। तो एनबीएफसी इज एक्चुअली हेल्पिंग द बैंक्स टू एक्सपांड इट्स लोन बुक्स इन अ वे। इनफैक्ट आजकल तो को लेंडिंग भी स्टार्ट हो गया है, जहां पे एनबीएफसी लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उस लोन का एक बड़ा पोर्शन बैंक्स के बुक्स में आ जाता है। सो बेसिकली वो एनबीएफसीज उस को लेंडिंग वाले बैंक का फ्रंट ऑफिस जैसा काम करती है। एंड द सेकंड रीजन इज बैंक को सस्ता डिपॉजिट चाहिए लोगों का, और उसके चक्कर में उसका ऑपरेशनल कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, जैसे कि हमने पॉइंट 1 में बताया था बिजनेस मॉडल के। अब अगर वो एनबीएफसी जैसा हर कस्टमर के साथ बैठ के उसका बैकग्राउंड इवेल्युएट करे, तो डिसबर्समेंट साइड भी उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। बोथ सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड अगर आपका कॉस्ट हाई होता है तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कभी एनबीएफसी डायरेक्टली बैंक के साथ कंपटीशन में आई
तो वो टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि बैंक के पास लोएस्ट सोर्स ऑफ फंड होता है। जैसे कि आजकल बैंक्स गोल्ड लोन के बारे में काफी कुछ बातें कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर कॉल्स में। तो अगर बैंक्स ने सही में ये डिसाइड कर लिया कि गोल्ड लोन में वो लोग आ सकते हैं, उधर उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है एंड दे विल जंप इनटू इट, तो भाई तुम कितना भी बड़ा मुथूट फाइनेंस हो या आईआईएफएल हो, इवेंचुअली नहीं टिक पाओगे। जो छोटे वाले हैं वो शायद जल्दी मर जाएंगे और जो बड़े वाले हैं वो शायद लेट मरेंगे या हैंडीकेप होकर रह जाएंगे। मरने से याद आया, बैंक का एक और बेनिफिट ये होता है कि बैंक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए। क्यों होता है वो तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी देखा ही है। तो इस वजह से आरबीआई कभी बैंक को डूबने नहीं देगी। यस बैंक में इतना बड़ा इश्यू हुआ बट बचा लिया ना आरबीआई ने, बट क्या डीएचएफएल को बचाया? नहीं। सो अगर आप बड़े बैंक हो तो आप सालों साल ही नहीं, डेकेड्स तक जिंदा रहोगे, बिकॉज आरबीआई आपको मरने नहीं देगी। So this was the part 2 of our Decoding Bank and NBFC series. If you want to watch more, please consider subscribing.